हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग विजन आईएएस मैगजीन में जून वाले करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें कल हमने आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सेक्शन 1 को पढ़ाया था, यानी कि पार्ट 1 जो है हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्री के पर्सपेक्टिव से कल पढ़ लिया था। इसके पहले जो है मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा चुका हूँ, इन्वायरमेंट पढ़ा चुका हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस वगैरह, सिक्योरिटी, सब चीज़ें ये कंप्लीट कर चुका हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये लास्ट सेक्शन है। आज जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो चीज़ें हैं, जो कंटेंट दिया है, उसको हम प्री के पर्सपेक्टिव से कंप्लीट कर लेंगे। मैं जो है मेंस वाले चीज़ों को छोड़ा हुआ हूँ, मेंस वाली चीज़ों के लिए हैंड रिटन नोट्स तैयार कर रहा हूँ, और वो जो है आपको टेलीग्राम पे या और एक मैराथन क्लास लेकर के मेंस की चीज़ों को भी कंप्लीट कर देंगे। अभी हम प्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि जो कंटेंट दिया हुआ है, चलिए मैं इसको आज शुरू करता हूँ। इसमें दिया है कि भारत में सबमरीन केबल बिछाने के लिए फ्रेमवर्क फॉर सबमरीन केबल लैंडिंग इन इंडिया। ठीक है, ट्राई क्या है, आपको पता है अगर तो ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं पता है तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण है, ट्राई का गठन जो है कब किया गया था, ये थोड़ा कमेंट करिएगा, क्योंकि पता है क्या हुआ, ये इसी तरह से क्वेश्चन एक बन गया था यूपीएससी ईवीपीसीएस में। ट्राई, सेबी और इरडा, ऐसी जो 3-4 संस्थाएं थी, और उनका जो है मैच द कॉलम में क्वेश्चन बन गया था। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम किसी भी चीज़ को देखें कि आखिर ये है क्या। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई है ये, एक जो है ये क्या है कि आपका सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो दूर संचार के लिए, टेलीकॉम के लिए, टेलीकॉम मिनिस्ट्री के लिए वगैरह के लिए जो है ये क्या करती है, ये नीतियाँ बनाती है। ठीक, ये जो है 1997 में इसके लिए एक एक्ट आया था, उसी से इसका जो है स्थापना हुआ था। एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है, इसको क्या बोलेंगे, स्वायत्त है यानी एटोनॉमस है, स्वायत्त है, नियामक है यानी कि स्वायत्त है, और नियामक मतलब रेगुलेटरी। ठीक है, ये प्राधिकरण है, 1997 में इसका गठन हुआ था, किसके लिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू। ठीक है, किसके सेक्टर में आता है ये, टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में आता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में है। तो ट्राई संस्था के बारे में आपने पढ़ लिया। ठीक है, ट्राई ने क्या बोला कि भारत में सबमरीन केबल बिछाने के लिए ये लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क और विनियामक तंत्र से जुड़ी सिफारिशें जारी की हैं। लाइसेंसिंग यानी जो लाइसेंसेज जारी होंगे उसके लिए फ्रेमवर्क, और विनियामक तंत्र यानी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के लिए जो तंत्र बना है उसके लिए सिफारिशें जारी की हैं। इस फ्रेमवर्क के माध्यम से भारत में सबमरीन यानी समुद्र के नीचे जो है केबल लैंडिंग स्टेशन स्थापित करने के संबंधी नियमों को आसान बनाया जा सकेगा। ठीक है, केबल लैंडिंग स्टेशन होता क्या है, आपको पता है? देखिए, केबल लैंडिंग स्टेशन वो होता है, और एक होता है एसएमसी होता है, यानी सबमरीन केबल होता है, और एक होता है केबल लैंडिंग स्टेशन। दो चीज़ें होती हैं। केबल लैंडिंग स्टेशन वो होता है जहाँ क्या होता है कि वह स्थान होता है जहाँ पर एक जो सबमरीन केबल है ज़मीन से ऊपर आती है। ठीक है, ज़मीन के ऊपर आती है। और एसएमसी क्या होता है कि समुद्र नितल पर बिछाई जाती है, यानी कि समुद्र के नीचे। ठीक है, और ये देशों को डिजिटल रूप में आपस में जोड़ती हैं, डिजिटली जो है देशों को आपस में जोड़ती हैं, साथ ही ये स्थलीय दूरसंचार नेटवर्क को भी जोड़ती हैं। ठीक, और ये सीएलएस क्या होता है, केबल लैंडिंग स्टेशन, एक सबमरीन जहाँ केबल जो है सबमरीन केबल जो ज़मीन के ऊपर आती है। ठीक है, तो ये जो आपका सीएलएस हो गया। अभी क्या है कि इसके लिए जो है अभी जो फ्रेमवर्क जारी किया गया, इससे क्या होगा कि जो केबल लैंडिंग स्टेशन से उसको संबंधित जो नियम होंगे उसके लिए आसान बनाया जा सकेगा। अच्छा, जो एसएमसी है, ठीक, एसएमसी और सीएलएस है, ये क्या है कि ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के दर्जे में आते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना का दर्जा दिया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि सीमा शुल्क और जीएसटी से छूट दी जानी चाहिए इसके रख रखाव के लिए, सामग्रियों के लिए जो होता है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, और तटीय विनियमन क्षेत्र की संबंधी मंजूरी के लिए आवेदन के लिए एक मतलब जो है ऑनलाइन किया जाना चाहिए इसमें। ठीक, जो इसका इसमें कुछ जो चीज़ें पॉइंट निकल कर सामने आई हैं वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और इसको प्राथमिकता बढ़ावा संरक्षण देने के लिए भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 में एक खंड शामिल किया जाना चाहिए। ठीक, ये क्या करता है, यह विधेयक क्या करता है कि जो भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 है, क्या करता है कि दूरसंचार अवसंरचना तैयार के लिए राइट ऑफ वे का प्रयोग करने हेतु तंत्र प्रदान करता है। राइट ऑफ वे होता क्या है, जैसे मान लीजिए राइट ऑफ वे होता है कि किसी संस्था या व्यक्ति के स्वामित्व वाली वास्तविक संपत्ति में से
मार्ग प्राप्त करने का अधिकार। जैसे मान लीजिए कि मैं एक कोई प्रॉपर्टी जो है ऑन कर रहा हूँ, मान लीजिए वो मान लीजिए कि समुद्र किनारे मान लीजिए मेरी कुछ ज़मीनें हैं, ठीक है, कुछ आसपास के जीने, और वहाँ से कुछ चीज़ें मान लीजिए कि एसएमसी यानी कि सीएलसी से कुछ चीज़ें, वो ऐसे कुछ चीज़ें जा रही हैं, कुछ वायर है, कुछ केबल हैं, कुछ संरचनाएँ हैं। तो मैं यहाँ से मुझे जो मार्ग प्रदान करने के लिए क्या जो मेरी जो स्वामित्व वाली संपत्ति है उसी में से इसको मार्ग दिया जाएगा, यानी कि उसी में से दिया जाएगा, तो उसी क्या बोलते हैं, राइट ऑफ वे होता है। ठीक है, इसके लिए जो है मुआवजे का भी प्रावधान है। ठीक, अब यहाँ पे आ गया है कोरोनल मास इजेक्शन सीएमसी। ये कुछ खास नहीं है, ये बस आपको पढ़ लेना है, जैसे दिया हुआ है तो बस पढ़ लेना। इसमें इससे प्री से कुछ क्वेश्चंस बनने की संभावना नहीं है। इसमें एक चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वैज्ञानिकों ने ऐसे सौर प्रस्फुटन का पता लगाया जिसने 6 साल से निरंतर स्थिर तापमान को बनाए रखा है। किसने बनाया है? एरीज ने आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज ने। क्या है कि ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत क्या है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है। ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए इसमें से ये इंपॉर्टेंट। भारत का पहला सौर मिशन कौन है? आदित्य L1। ये क्या करता है? विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ से युक्त है। ठीक है, ये जो आदित्य L1 मिशन आज ही संयोग से, मैं आज जब पढ़ा रहा हूँ आपको 11:58 तक जो है ये आदित्य L1 मिशन है वो लॉन्च होने वाला है, और मैं आपको ये क्लास ले रहा हूँ आज। कितना संयोग, सुखद संयोग है ये। ठीक है, तो इसमें ये आदित्य L1 मिशन जो है वो क्या है? विजिबल एमिशन है, एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ VELC से युक्त है। यह क्या करता है? ऐसे में क्या करेगा? सूर्य के जो इंटरनल कोरोना है उसमें जो है CME के थर्मोडायनेमिक जो है गुणों के बारे में क्या है, यानी कोरोनल मास इजेक्शंस के थर्मोडायनेमिक गुणों के बारे में डेटा प्रदान करेगा। CME होता क्या है कि कोरोनल मास इजेक्शंस, ये होता है कि चुंबकीय फील्ड लाइन से युक्त एक सौर प्लाज्मा का विशाल बादल है। ठीक है, ये एक सौर प्लाज्मा का विशाल बादल होता है। ठीक है, इसी के बारे में जो है इसी के जो कोरोनल मास इजेक्शंस हैं, इसी के जो थर्मोडायनेमिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डेटा देगा। कौन देगा? और ये इंटरनल कोरोना में, सूर्य के इंटरनल कोरोना में कौन? भारत का पहला सौर मिशन है ये आदित्य L1। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इस लाइन को आप एकदम समझ लीजिए कि कहीं लिख लीजिएगा, क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आज ही जो है भारत का पहला सौर मिशन लॉन्च हो रहा है। ये सुखद है और ये भारत के लिए गौरवशाली पल भी है आज। तो और ये मैं आज आपको पढ़ा भी रहा हूँ, तो ये इम्पोर्टेंट इसमें से एक चीज़ यही था। ठीक है, अब आते हैं जेमिनीड जो है, जेमिनीड मेट्रो सॉवर। ये क्या है कि पार्कर सोलर प्रोब ने पृथ्वी पर जेमिनीड उल्का बौछार की रहस्यमयी उत्पत्ति का खुलासा किया है। ये पार्कर सोलर प्रोब ने मान लीजिए कि उल्का बौछार की घटना तब होती है जब पृथ्वी किसी धूमकेतु के मार्ग से गुजरती है। ठीक है, इसी समय इसने कुछ रहस्यमयी उत्पत्ति का खुलासा किया है। प्री के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस बनने की संभावना इससे नगण्य के बराबर है, यानी नेग्लेजिबल है। क्वासीमून ये है कि जो खगोलविद है यानी एस्ट्रोनॉट हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले एक नए जो है एस्ट्रॉइड की खोज की है, नए क्षुद्रग्रह की खोज की है। इसको क्या नाम दिया गया? 2023 FW13। ठीक है, इसे अर्धचंद्रमा की उपसंज्ञा दी गई है, यानी वो उतनी ही अवधि में सूर्य की परिक्रमा करता है जितनी अवधि में पृथ्वी की करता है। और ये क्या है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बहुत कम जो है प्रभावित होता है। इतना आप इसको जान लीजिएगा। अब इम्पोर्टेंट एक आता है ये ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल। ये आपको सिक्योरिटी के जो पेपर है उसमें भी इम्पोर्टेंट है, उसके लिए भी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही। चूँकि ईरान पे इतने अधिक प्रतिबंध लगे हैं, IR के पर्सपेक्टिव से भी इसमें कुछ ना कुछ इसको लिखा जा सकता है मेंस में। तो ईरान ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल को तैयार कर लिया है, स्वदेश निर्मित। उसका नाम क्या है? फतह। इसकी मारक क्षमता 1400 किलोमीटर है। हाइपरसोनिक चीज़ होती क्या है? हाइपरसोनिक मिसाइल होती क्या है? जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेज रफ्तार से उड़ान भरती है, उसी को हाइपरसोनिक बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हाइपरसोनिक। तो ये जो ईरान जो है उसने क्या किया है अपना पहला हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है। हाइपरसोनिक जो मिसाइलें होती हैं, जैसे जो बैलिस्टिक मिसाइल होगी वो ऐसी जगह उसका उड़ान होती है। ठीक है, और हाइपरसोनिक जो होती है वो ऐसे होती है,
तो इसका आप समझ गए होंगे अंदाजा कि जो इन लोगों का ट्रांजेक्टरी होता है वो किस तरह से होता है हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक में, बैलिस्टिक मिसाइलों में। ठीक है, सुपरसोनिक और भी उससे भी सुपर होती है। तो हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक नहीं, बैलिस्टिक मिसाइलों का ट्रांजेक्टरी ऐसे होती है और हाइपरसोनिक की जो ट्रांजेक्टरी होती है वो ऐसे होती है। ठीक है, तो होता क्या है, अच्छा ये है कि हाइपरसोनिक जो हथियार प्रणालियाँ होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक क्रूज मिसाइल होती है, ठीक है, स्क्रैम जेट द्वारा उसको संचालित करते हैं, और एक गाइड व्हीकल होता है। ठीक है, गाइड व्हीकल होता है। इनका लाभ क्या है, अच्छा मान लीजिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें क्या है कि सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक, देखिए बासोनिक है, ये मैक जो है इस ध्वनि की जो गति होती है, ठीक है, इसमें जो है मैक 1 से जो अधिक होता है, ठीक है, मैक 1 से कम होता है। और ट्रांसोजोनिक जो होता है मैक के बराबर होता है, 1 मैक के बराबर। सुपरसोनिक 1 मैक से अधिक होता है। और हाइपरसोनिक क्या होता है, 5 मैक से अधिक होता है, 5 मैक से अधिक होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। जो मैक नंबर होता है, मैक नंबर जानते हैं आप कैसे निकलता है? मैक नंबर के लिए निकालने के लिए फार्मूला, अगर आपने अगर पीसीएम वगैरह से पढ़ाई की, फिजिक्स अगर और क्या पढ़ा होगा आपने, अगर 11th 12th या 9th 10th में आप जानते होंगे। जैसे क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट स्पीड होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की कोई स्पीड, ऑब्जेक्ट स्पीड अपन स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, इसी से आपका जो है मैक नंबर निकलता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्पीड अपन साउंड, ठीक है, इसी से आपका क्या निकलेगा, मैक नंबर निकलेगा। ठीक, तो हाइपरसोनिक जो हथियारों का विकास करने में कौन, अमेरिका, रूस और चीन अग्रणी है। इसके अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, जर्मनी, जापान ने भी ऐसी तकनीकें जो है वो विकसित कर रहे हैं। भारत अपना हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी जो डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम के तहत जो है मैक 6 स्क्रैम जेट इंजन का परीक्षण कर चुका है। यानी अब जो है मैक 6 तक जो है हम अपने जो हथियारें हैं उसको भी बनाने में कुछ वर्षों में सफल हो जाएंगे। डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक विंड टनल की परीक्षण सुविधा का शुरुआत की है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है टाइटैनिक जो है पनडुब्बी, टाइटैनिक सबमर्सिबल। ठीक है, अमेरिकी नौसेना ने कहा है कि जब अच्छा क्या हुआ, घटना एक हुई थी कि टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए कोई पनडुब्बी उतरी थी पानी में, ठीक है, उसे संपर्क टूट गया और वो विस्फोट हो गई, यानी वो भी जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। होता क्या है कि जो गहरे समुद्र में जो वाटर का जो प्रेशर होता है वो उसने पनडुब्बी को नष्ट कर दिया। ठीक है, ये घटना थी, सामान्य घटना थी। इसमें कारण ये इसमें कुछ बताया जा सकता है कि इसमें जो है जो हल होता है यानी कि पोत खोल होता है, उसके चारों तरफ जो है खोखला हिस्सा था, यानी ये वो फाइबर का था। उससे जो है समुद्र के जो गहराई में जब गई तो वाटर के जो प्रेशर होता है उसको झेल पाने में वो सक्षम नहीं थी। ठीक है, अब क्या था कि मान लीजिए कि जो गहराई में गोता लगाने वाली जो पनडुब्बी जो होती है उनका पोत खोल क्या होता है, यानी हल जो क्या होता है वो एक गोलाकार होता है, पर क्या जो है कि ये जो है ट्यूब के आकार का था, ऐसे था, ऐसे, ठीक है, ऐसे था, ऐसे, ठीक है, ट्यूब के आकार का। तो इससे जो है ये जो प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रलाइज लेबोरेटरी नेटवर्क। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जो है उसने क्या किया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इसने क्या किया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को जो है, ठीक है, जो चिकित्सा अनुसंधान परिषद का जो ये वायरोलॉजी है, ICMR NIV है, ठीक है, ये क्या किया कि जो ये केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क यानी CLN में शामिल हो गया। कौन शामिल हो गया? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का कौन? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ठीक है, क्यों CLN है क्या? ये जो है ये CLN है क्या, सेंट्रलाइज लेबोरेटरी नेटवर्क, ये है क्या? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, UPSC में डायरेक्ट प्रश्न पूछ देगा कि CLN जो है, CLN से डायरेक्ट पूछेगा। CLN क्या है? CLN है क्या है कि मुख्यतः जो मान लीजिए एपिडेमिक हो, पेंडेमिक हो, एपिडेमिक और पेंडेमिक में आपको फ़र्क पता होगा। यानी जो एपिडेमिक है वो स्थानीय स्तर पर जो फैलने वाली महामारियाँ होती हैं, और पेंडेमिक क्या होती हैं, वो लार्जर स्तर पर जो है फैलती हैं। जैसे तुम्हारा कोरोना हो गया, वो पेंडेमिक थी। ठीक, तो ये जो है इसी प्रकोप के दौरान इस्तेमाल करने वाली जो होती है वैक्सीन के परीक्षण के लिए कार्य करने वाला एक नेटवर्क होता है। मान लीजिए इसके दौरान कुछ वैक्सीन बनेंगी, उसके लिए परीक्षण करने वाला जो नेटवर्क होगा उसी को बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क। इसी में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है वो शामिल हो गया है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान का। ठीक, तो सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क जो है क्या है, कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, सेपी का एक हिस्सा है। ये सबसे बड़ा वैश्विक समूह है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्टेटमेंट में ध्यान दीजिएगा। UPSC प्रश्न पूछेगा तो स्टेटमेंट में ही पूछेगा, यूपी विशेष में ही प्रश्न नहीं पूछेगा ये। इसके पास वैक्सीन परीक्षण करने के लिए मानकीकृत तरीके की सामग्री उपलब्ध है। क्या करेगी ये कि जो CLN जो सदस्यों के रूप में जो संस्था होती हैं वो क्या करती हैं, भविष्य रूप में मान लीजिए कोई X डिसीज आया,
मान लीजिए कोई एक्स डिजीज़ आया, एक्स मतलब कि कोई भी XYZ कुछ भी, उसमें जो टीके के लिए तीव्र विकास में मदद करेंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो शामिल कौन हुआ इसको आपको बस देख लीजिएगा। और CLN है क्या, ये आता है स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन साइट प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट प्रोग्राम जो है, चूँकि बार बार ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें ये न्यूज़ में रह रही हैं। तो UPSC क्या करता है कि जो कॉमन जो है तौर पे अगर साल 2 साल में जो न्यूज़ में रहती हैं चीज़ें, उससे प्रश्न उठा लेता है। तो स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन साइट कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं। ये क्या है, ये राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का एक क्या है, उप घटक है, यानी कि छोटा सा एक घटक है, और इसी के सब्सिडरी के रूप में इसको लॉन्च किया गया है। करना इसका क्या है कि इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण आधार घटक 1 और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन केंद्रों को स्थापित करना है। हाइड्रोजन है क्या, स्वच्छ दहन वाला ईंधन है। इसके दहन से जो है उप उत्पाद के रूप में क्या होता है, जल प्राप्त होता है। और हाइड्रोजन का उत्पादन जो है किससे होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से किया जाता है। किससे, इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस का जो उपयोग करके जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने की प्रक्रिया होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए PM प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, साइट कार्यक्रम को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में तेजी लाने, प्रौद्योगिकी का विकास करने और लागत में कमी करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं मेंस में भी। ठीक है, अब कौन है इस कार्यक्रम की क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SECI, भारतीय सौर ऊर्जा निगम। अब ये क्या करेगा, सरकारी उपक्रम है ये। ठीक है, इस कार्यक्रम की निगरानी करने वाली एजेंसी है, कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी है। अब यही इसी लेगा साइट प्रोग्राम की कार्यान्वयन एजेंसी UPSC में स्टेटमेंट बनाता है भारतीय सौर ऊर्जा निगम है। तो आप सोचेंगे कि हाइड्रोजन मिशन है और कार्यान्वयन एजेंसी क्या है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम है। ऐसा हो नहीं सकता, तो आप इस स्टेटमेंट को गलत कर देंगे। इससे क्या होगा, पूरा क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाएगा। तो इसको ध्यान देना है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम ही है। ये आप एलिमिनेशन करने के चक्कर में मतलब इसको गलत मत कर दीजिएगा। ठीक है, अब क्या है, 2022 में राष्ट्रीय ग्रीन डीकार्बनाइजेशन जो स्ट्रैटेजी के तहत क्या हुआ, जनवरी 2022 में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की मंजूरी दी गई थी। किसकी मंजूरी दी गई थी, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लक्ष्य क्या है, ये आप प्री के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, मेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जो है आपको क्लाइमेट एक्शन से लेकर के तमाम जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले जो क्वेश्चंस आएंगे उन सभी चीज़ों में लक्ष्य क्या है कि 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना है। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और आपूर्तिकर्ता देश बनना है। देश में रोजगार, आर्थिक विकास का अवसर पैदा करने हैं। अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का समर्थन करना है। ये इसके लक्ष्य हैं। लिथियम आयन यानी ली आयन बैटरी है। अब इसके बाद उत्प्रेरक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ली आयन बैटरी। ली आयन क्या है कि ली आयन बैटरी के जो आविष्कारकर्ता थे जॉन बैरिस्टर गुडनाइफ, इनका क्या हो गया, निधन हो गया। ये क्या था, 2019 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो किसको दिया गया था, गुडनाइफ को भी दिया गया था। ठीक है, किसके लिए, लिथियम आयन बैटरी के लिए, विकास के लिए। जो भी चीज़ें आज हम लोग यूज कर रहे हैं मोबाइल में, बैटरी जो टैब में से आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी टैब का, यानी जो भी लिथियम आयन की बैटरीज हैं वो कहीं ना कहीं खोज का श्रेय जो था पूरा कुछ उन्होंने आविष्कार किया था, उसी के जो है मॉडिफाइड चीज़ को आज हम लोग जो है यूज कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ है। ये एक रिचार्जेबल बैटरी होती है। इसमें क्या होता है कि डिस्चार्ज होने पर लिथियम आयन जो है वो मतलब नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड से जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मतलब चार्ज होते हैं। ठीक है, चार्ज करने पर जो है क्या होता है कि जो आयन जो होते हैं वो पुनः जो है जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर वापस आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है। लाभ क्या होते हैं, इसका वजन कम होता है, ऊर्जा अधिक होती है, ऊर्जा घनत्व। ठीक है, और ये क्या है कि इसमें आप एक चीज़ देखिएगा, मेमोरी इफेक्ट की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। मेमोरी इफेक्ट, ये आप टर्म आया होगा। मेमोरी इफेक्ट क्या होता है, होता ये है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बार बार आंशिक डिस्चार्ज होने या चार्ज करने के कारण बैटरी अपनी कम क्षमता को मेमोरी में डाल देती है। इस वजह से बैटरी की क्षमता जो है कम हो जाती है। ठीक, होता ये है जैसे मान लीजिए कि मेमोरी इफेक्ट क्या होता है, मेमोरी इफेक्ट होता है कि मान लीजिए कोई बैटरी है, ठीक है, वो बार बार डिस्चार्ज हो जा रही है। ठीक, अब बार बार डिस्चार्ज हो रही है तो क्या करती है कि अपने जो मेमोरी होगी उसमें वो उसी चीज़ को कम मैंने अपने लो कैपेसिटी को ही अपने आप ने उसको वो समाहित कर लेगी। तो इससे जो है उसकी जो कैपेसिटी है वो वास्तविक रूप से कम हो जाएगी। ठीक है,
तो वही चीज़ जो है लिथियम आयन बैटरी में वो वाली स्थिति उत्पन्न नहीं होती। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को बार बार कहें तुम असफल हो जाओगे, तुम नकारे हो, ठीक है। अब वो चीज़ को बार बार कहोगे तो कभी ना कभी जो है कुछ समय के बाद, महीने 2 महीने के बाद क्या होगा कि वो सच में मान लेगा, उसके मन में धारणा बन जाएगी कि हाँ मैं वैसा हूँ, ठीक है। तो वही धारणा जो है एक तरह से मेमोरी अपने में डाल देती है, उसके मेमोरी में वो चीज़ें घुस गई हैं, तो उसकी कैपेसिटी ऑटोमेटिक जो है वो कम होती चली जाएगी। यही घटना क्या होती है कि जो अन्य बैटरीज होती हैं उनमें होती है, या किसी भी जो मशीनरीज फंक्शन होती है उसमें भी होती है। तो ऐसी जो चीज़ें होती है मेमोरी इफेक्ट की स्थिति क्या होती है, लिथियम आयन में बैटरी में होती नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है उत्प्रेरक। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं ये बोल रहा हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उत्प्रेरक चूँकि क्या है कि ये जो चीज़ें हैं ये इससे वन लाइनर के तौर पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा, ने भारतीय उद्योग में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी के लिए उत्कृष्टता केंद्र यानी कि एक्सीलेंसी सेंटर के रूप में उत्प्रेरक की स्थापना की है। किसने किया है? केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने। यूपीपीसीएस में डायरेक्ट पूछ देगा, डायरेक्ट प्रश्न पूछ जाएगा। यूपीएससी में भी इससे प्रश्न पूछे जाने की खूब जो है इसे जो है संभावना है। इसे किसने किया है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने स्थापित किया है, ठीक। स्थापित किसने किया? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। और मंत्रालय कौन सा है? केंद्रीय विद्युत मंत्रालय। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। केंद्र सरकार क्या करेगी कि प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन, सूचना केंद्र और ज्ञान भंडार जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं को लागू करेगी और उनका समर्थन करेगी, ठीक है। क्या हुआ कि ये उत्प्रेरक जो होगा वो औद्योगिक ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों पर प्रमुख रेफरेंस होगा और संसाधन संस्थान होगा। ये एक रेफरेंस के तौर पे काम करेगा, एक्सीलेंसी सेंटर के तौर पे, रिसोर्स इंस्टीट्यूट के तौर पे वो कार्य करेगा। कौन करेगा? उत्प्रेरक। ये इसको ध्यान देना है आपको। चिरल बोस लिक्विड, आप पढ़े होंगे कि किसी भी जो मैटर है उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो यूएसए और चीन के जो फिजिक्स जो भौतिकवादी हैं, भौतिकविद हैं, उन्होंने क्या किया है कि भौतिकविदों ने यानी कि जो फिजिस्ट हैं उन्होंने क्या बोला कि पदार्थ की एक बिल्कुल नई अवस्था, चिरल बोस तरल अवस्था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, आप पढ़े होंगे कि एक नया मैटर ऑफ स्टेट, जो अगर आप पढ़ते हैं स्टेट के, ठीक है, तो स्टेट मतलब वाला नहीं, वो जो मतलब पदार्थों की जो अवस्था होती है उसमें एक नया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट खोजा गया था, ठीक है। उसी तरह से क्या है कि एक नई अवस्था क्या है, चिरल बोस तरल अवस्था खोजी गई है। ये क्या है कि उन्होंने जो शोधकर्ताओं ने चिरल बोस तो तरल अवस्था है उसकी खोज क्या की है कि एक विशेष प्रकार की सामग्री की 2 परतें यानी कि बहुत छोटी क्वांटम स्तर पर बहुत कम तापमान पर एक साथ लाई हैं और उसी से ला करके वो अवस्था को प्राप्त किया गया है। इसके लिए क्या किया गया? एक फ्रस्ट्रेशन मशीन विकसित की गई है जो 2 परत वाली सेमी कंडक्टिंग डिवाइस है। ये होता क्या है कि मशीन की ऊपरी जो परत है इलेक्ट्रॉनिक से युक्त है, ठीक है, जबकि निचली परत में छिद्रनुमा संरचनाएं होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो जाती हैं। होता क्या है कि यह मशीन असंतुलन की स्थिति उत्पन्न करती है जिससे इलेक्ट्रॉनों के लिए एकत्रित होने के लिए पर्याप्त छिद्र नहीं बच पाता है। इससे नई अवस्था का निर्माण होता है जो चिरल बोस तरल अवस्था का नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? चिरल बोस तरल अवस्था, ठीक है। ये क्या करता है कि ये क्वांटम अवस्था में जो सॉलिड, लिक्विड, गैस जो सब्सटेंस होते हैं उनसे अलग बिल्कुल व्यवहार करेगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं, ये आई गई हैं। ये अभी प्रमाणिक तौर पर इसका जो है अभी उतना कुछ उल्लेख नहीं है, पर एक सामान्यतः जो है जानकारी के तौर पर आप इसको जानते रहिए। हो सकता है कि अगर कुछ डेवलपमेंट्स होगी तो आगे भी मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में हमें पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। तो हमने जो है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेहद आसान भाषा में सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। अब प्री के पर्सपेक्टिव से चीज़ें तो हो चुकी हैं, अब इसमें कुछ बचा नहीं है जो कि प्री के पर्सपेक्टिव से हो, ठीक है। अभी जो है संस्कृति वगैरह थोड़ा सा है, कल इसको पढ़ लेता हूँ। योजनाएं हैं, इसको पढ़ा दूंगा। और जो प्रमुख स्थान है मैपिंग, वो उसको मैं कल करा करके एक वीडियो में, कल ये आपका प्री के लिए सेक्शन खत्म हो जाएगा। परसों जो है आपको मेंस के लिए एक मैराथन क्लास लेकर के एक 1.5-2 घंटे का, ठीक है, मेंस का पूरा जो हैंड रिटन नोट्स है उसको मैं आपको करा दूंगा और उसको PDF जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आप उसको पढ़ लीजिएगा, यानी जून की मैगजीन से आपका पूरा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई ही भटकने की कहीं ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियोज़ को बार बार देखिएगा, ठीक है। आपका जो है ये प्री के पर्सपेक्टिव से जून वाले जो मंथ करंट अफेयर है वो खत्म हो जाएंगे। इसके बाद आपको PT 365 देखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मेंस 365 देखने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें आपको ये मंथली मैगजीन से भी कवर हो जा रही हैं, ठीक है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक।
और वीडियोज़ को लाइक करिएगा, सपोर्ट करते रहिए। हम आगे भी आपको जो है पूरे साल जो है यूपीएससी 2024 के मेंस तक, प्री तक, मेंस तक जो है आपको सारा चीज़ें आपको मंथली जो है करंट अफेयर के तौर पे वो कवर कराते रहेंगे। धन्यवाद।